के बड़े बड़े नेता ग्राउंड पर उतरे हुए हैं और इसी कड़ी में चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, बूथ का कार्यकर्ता हो या देश का गृहमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष, सब लोग एक ही ऊर्जा के साथ काम में इस वक्त लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने गृहमंत्री अमित शाह की, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की हैं, जो ममता बनर्जी के गढ़ में हैं, कोलकाता में थे। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए टारगेट 35 सीटों का तय किया है, 42 में से 35। पिछली बार 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो इस बार उससे दुगना पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। और अमित शाह जितनी बार बंगाल जा रहे हैं, वो हर बार बात कर रहे हैं सीएए की, नागरिकता कानून की। 2019 में नागरिकता कानून आया था, आपको याद होगा, और शाहीन बाग और सड़कों पर जगह जगह देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। इसके जो रूल्स फ्रेम होने होते हैं, रूल्स फ्रेम होने का मतलब ये कानून तो बना दिया, कानून को लागू करने के लिए व्यवहारिकता में उसको कैसे इंप्लीमेंट आप करेंगे, तो उसके कानून रूल्स बनते हैं। वो रूल्स फ्रेम नहीं किए गए, नोटिफाई नहीं किए गए आज तक, और उसके हर बार डेडलाइन बढ़ाई जाती रही। अब ये कहा जा रहा है कि वो 30 मार्च तक वो काम हो सकता है, यानी 2024 के चुनाव से पहले वो काम हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, वो जिनके विभाग को ये करना है बाय द वे, वो पश्चिम बंगाल में जाकर ये चुनौती देकर कह रहे हैं कि सीएए देश में कानून बन चुका है और ये कानून लागू होकर रहेगा। बंगाल के अंदर लगभग 70 से 75 लाख ऐसे हिंदू शरणार्थी रहते हैं जिनको इस कानून का लाभ सीधा सीधा मिल सकता है, यानी ये कानून लागू हो गया तो उसके बाद उनको सीधे नागरिकता भारत की मिल जाएगी, बगैर किसी और प्रक्रिया में जाए हुए। वो ये कह रहे हैं कि इसका लाभ हम देकर रहेंगे। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम ये लागू होने नहीं देंगे। आप अमित शाह की बात सुनिए और ममता बनर्जी के सांसद की बात सुनिए, वो इसका जवाब कैसे दे रहे हैं। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। सीएए लेकर ये पुराना स्टोरी है। रोटी, कपड़ा और मकान वो तो दे नहीं सकता देश का जनता को, तो इसीलिए वो धर्म के नाम पे विभाजन के लिए ये सीएए वगैरह ये कर रहा है। तो उन्होंने तो ये पार्लियामेंट में पास किया था, तो किधर गया? तो हम तो बोला है बंगाल में ऐसा नहीं होगा, हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन वो लोग ये वोट आने से ही इनको ये सीएए एक्सेट्रा ये सब वो लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मामला तो 2019 से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज भी जिस शिद्दत के साथ इसका विरोध किया जाता है, हैरानी होती है कई बार सोच करके कि कोई वजह तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है सीएए जैसे कानून से। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों से सताकर भगाए गए हिंदुओं को भारत में शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। इससे क्या दिक्कत है आप जरा बता दें, कोई पार्टी बता दे। जो अभी कुणाल घोष कह रहे थे कि हम लागू नहीं होने देंगे इसको, ये फैक्ट है कि लागू तो नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ये एक तरह से कहें कि सरकार के लिए भी परीक्षा है। केंद्रीय गृह मंत्री ये कह रहे हैं, लेकिन लागू तो अब तक नहीं हो पाया, ये सच है। और सच बात ये भी है कि किसी भी देश को उसके देश में आने वाले, उस देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता का कानून बनाने का, तय करने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश ने भी अपने से लगी सीमाओं के 3 जो उससे लगे हुए हैं, वहां के नागरिकों के लिए नागरिकता का कानून बनाया। यहां पर जिन लोगों ने उसे हिंदू मुसलमान किया, वो गलत काम किया।
लेकिन अगर सरकार उसे लागू नहीं कर पाई है तो एक बड़ा वर्ग है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसको उसी तरह से देख रहा है। और जब अमित शाह ये ठीक चुनाव के पहले कह रहे हैं तो क्या चुनाव के पहले लागू होगा या इसके लिए 24 के बाद की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, अब हमारे देश के अंदर तो ये इस कानून का विरोध हो गया, क्या प्ली था, किस किस बिना पर विरोध किया कि भाई ये विभाजनकारी है, धर्म के आधार पर आप किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकते कि हिंदू को तो मिलेगी मुसलमान को नहीं मिलेगी, जबकि उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि भाई ये उनको दी जा रही है जो जिनको उनके धर्म की वजह से सताया गया और मजबूर होकर वो इस प्रताड़ना की वजह से भागकर शरण लेने के लिए भारत में मजबूर हुए, तब भी आप कहते हैं क्यों नहीं मिलेगी। जो सताया हुआ है अगर वो उस धर्म का भी है तो उसको भी आप दीजिए, जो सता रहा है। वेस्ट के अंदर इस वक्त इटली के प्रधानमंत्री ने कहा वी हैव इमिग्रेशन प्रॉब्लम। वेस्ट में जहां पर ज्यादातर जो है अरब कंट्रियों से और अफ्रीका से शरणार्थी जाते हैं वो मुसलमान ही होते हैं। वो वहां फ्रांस में, बेल्जियम के अंदर, तमाम देशों के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सब नेता ये कहने लगे हैं कि भाई हमको ये शरणार्थी समस्या का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शरणार्थी हमारे देश में आकर के ये हमारे समाज में मिलजुल नहीं पाते हैं, हमारे समाज के अंदर आकर भी अलग थलग होते हैं, फिर अपनी नाजायज मांग आगे रखते हैं, हिंसा में शामिल होते हैं। वो देश इस बात को लेकर के जागरूक हो रहे हैं कि हमने जो अपने दरवाजे खोले हुए थे वे बंद करने पड़ेंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि आप वहां पर जो है किसी धर्म के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, कहीं से आवाज उठती हुई आप नहीं सुनते हैं। ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर आता है, वो सीधा कहता है मैं मुसलमानों को वीजा नहीं दूंगा, यही नाम लेकर के, और स्पष्ट, कोई इफ एंड बट नहीं। आप कुछ अमेरिका कर रहा है तो सब ठीक है, आपका देश केवल इतना तय करता है कि मैं सताए हुए को शरण दूंगा, वो हम लागू नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में कौन सताया जा रहा है? पाकिस्तान में तो कोई मुसलमान थोड़ी सताया जाएगा, पाकिस्तान में तो हिंदू वहां पर सताए जा रहे हैं। हिंदू अगर आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता मिल रही है, सिख सताए जा रहे हैं, अगर सिख आ रहा है तो उसे नागरिकता मिल रही है। जैन धर्म के लोग सताए जा रहे हैं दूसरे देशों में, छोटे अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, तो वो भारत आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता मिल रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को या किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए अगर वो दूसरे देश से सताए हुए अगर देश में आ रहे हैं और भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे रही है, तो इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जानती है कि उसका वोट बैंक कौन है, उन्हें किस वोट बैंक का फायदा मिलेगा, और सीएए का विरोध करके वह हिंदू और मुसलमानों के एक बीच खाई पैदा करेगी और उस आधार पर उन्हें चुनाव जीतना है। और अभी तो अमित शाह जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कल की बैठक में। उन्होंने कल पार्टी के नेताओं से बोला है कि 2019 के चुनाव में हमें 17 लाख कम वोट मिले थे ममता बनर्जी से, 2024 में हमें 17 लाख ज़्यादा वोट ममता बनर्जी से लाना है। और वामपंथी जिनका एक खाता भी नहीं खुला था, जिनको 50 लाख वोट मिले थे और कांग्रेस को 38 लाख वोट मिले थे, तो ये सुनिश्चित करना है कि 2024 के चुनाव में बंगाल से वामपंथियों का खाता भी नहीं खुले और उनके 35 लाख और कांग्रेस के 37 लाख मिलकर 70 लाख जो वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। हमें 50% वोट बंगाल से लेना है और 10% वोट इसी आधार पर हमें बढ़ाना है। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी सारे संगठन में मजबूत कर रहे हैं, सीएए की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं, वहां मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी जड़ें मजबूत करेगी। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी 18 से बढ़कर 24 से 25 सीटों की ओर बढ़ने की स्थिति में तय है। हालांकि 35 सीटों का अमित शाह टारगेट लेके चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में वहां जीतने जा रही है। देखिए, हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब सीएए कानून बनाया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया, उस वक्त बंगाल का चुनाव होने वाला था 2021 में, 19 में आया, 2021 में चुनाव होने वाला था, और उस वक्त बंगाल में वादा किया भाजपा ने कि हम इसका लाभ आपको देंगे। लगभग 70 लाख से ज्यादा जो है माना जाता है कि वहां शरणार्थी हैं हिंदू, देश भर में 1.5 करोड़ के करीब है ये संख्या, लेकिन आप बंगाल में लोगों को ये नहीं दे पाए, और उसका एक वजह थी कि 21 के चुनाव में आपको कुछ उसका सपोर्ट उस वर्ग का नहीं मिला इतना। देखिए, बीजेपी के लिए वैसे भी ये ज़रूरी है, और अमित शाह जिस तरह की बात कर रहे हैं वो मैंने आपको इसी तरह की, हम एक डिबेट कर रहे थे पश्चिम बंगाल के बारे में, तो मैंने ये कहा था कि देखिए पश्चिम बंगाल में इस बार पोलराइजेशन का इलेक्शन होगा और बड़ी तौर पर आपको पोलराइजेशन वहाँ पे दिखाई देगा, और उस चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा होना लाजमी है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी ने एनआरसी को बिल्कुल विरोध किया कि मैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है उसका नहीं होने दूंगी वहाँ पर। वो किस लिए नहीं होने देंगी? क्योंकि उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कौन लोग जो हैं वो बांग्लादेश से इधर घुसे हैं, और उसमें बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो आपको दिखाई देंगे कि वो बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं, और ऐसे में उनको फिर निकालना जो है एक समस्या हो जाएगी। और वो लोग भी जो है वो टीएमसी को वोट करते हैं और ममता बनर्जी को वोट करते हैं। ऐसे में ये सारी बातें जो है उनकी राजनीति के साथ है। और हमने, ममता बनर्जी ये भी जानती हैं कि 2016 में जो पार्टी जो है 3 सीटों पे थी, वो 2021 के चुनाव में 77 सीटों पे आ गई थी।
उसने ना केवल ये किया था, 10% वोट बैंक पे थी 2016 में बीजेपी, और उसने उठा के अपना जो वोट शेयर है वो 40% कर लिया था। तो उसको ये भी दिखाई देता है टीएमसी को कि कितना बड़ा खतरा जो है उसके सामने बीजेपी का है। अब हालांकि अब इस पर ममता बनर्जी, अब एक तरफ सीए की तरफ आप ये बीजेपी ये कहती है कि भाई इसमें हम जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको वोट देंगे। पॉलिटिकली ममता बनर्जी ने जो मैसेज दिया वो बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं हम सबको वोट का अधिकार देंगे, सबको नागरिकता देंगे, हमारे लिए ये भी अलग नहीं वो भी अलग नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी से कुछ आप चुन रही हैं कि ये नहीं वो कह रही हैं सब हमारे लिए बराबर। बहुत जानबूझ के ये कह रही हैं, क्योंकि जहां पे हम बात करते हैं कि वहां 27% मुस्लिम है, अगर ये सब कुछ हुआ तो 30% से ज्यादा चले जाएंगे, और जब वो 30% से ज्यादा मुस्लिम पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई देंगे, ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, और वैसे भी कोई घुसपैठ करके आया है, उसकी कोई वजह होगी, कोई बहुत पीड़ित है, कोई किसी और वजह से आया, या घुसपैठ उसके किसी एक मॉडल का हिस्सा है कि उसकी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, कोई तो चीज देखी जाएगी ना। आप ऐसा थोड़ी ना है, भारत में पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों को भी नागरिकता मिल रही, उसका एक बढ़िया सा प्रोसीजर है, तय प्रोसीजर, उसके तहत मुसलमान को भी मिलेगी। लेकिन जब कोई भाग कर आ रहा है, सीमा पार करके आ रहा है, अवैध तरीके से आ रहा है, शरणार्थी है या घुसपैठिया है, दोनों का फर्क देखा जाएगा। और अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान को तय करना चाहिए कि वो भारत में मिल जाए। वो तो गए थे मुस्लिम मुल्क लेने, और जो मुस्लिम मुल्क है वहां से मुसलमान को हम इस आधार पर नागरिकता दें, ये तो इस देश के मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा। जिस तरह की विभाजन विभीषिका इस देश के लोगों ने झेली है, जिन हिंदुओं ने अपना सब कुछ छोड़ दिया वहां, जिनको ट्रेनों में मार कर काट कर भेज दिया गया, उनके साथ अन्याय होगा। और मुझे लगता है कि ये इस देश की सरकार और अभी की सरकार तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि विभाजन विभीषिका दिवस हम मना रहे हैं, हमें वो याद करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर और दूसरे अल्पसंख्यकों के ऊपर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, उसमें भारत की सरकार को चाहिए कि वो तरीका निकालें। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था, जितने बड़े नायक हैं उन सब ने इस पर चिंता जाहिर की थी, और 70 के दशक में खुद इंदिरा गांधी जी ने कहा था, बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी समस्या है, पूर्वोत्तर की इस समस्या से हमें सबसे मजबूती से निपटना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस देश में सीए बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ एनआरसी भी जरूरी है, जो इस सरकार को मैंडेट मिला है कि आप अपने नागरिकों की पहचान करें, बाहर से आने वाला शरणार्थी है या घुसपैठिया उसकी भी पहचान। लेकिन इस मुद्दे में अभी भी पॉलिटिकल जूस है क्या? वोट बचे हैं क्या इस मुद्दे में अभी भी? आप ये बताइए, जहां लोगों को सीधे सीधे अपनी संपत्ति पर बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति अचानक उसकी बस्ती बढ़ जाती है, वो कब्जा कर लेता है, उसके लिए है? जहां जिस कॉलोनी में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहती है, अचानक कोई आता है, कहते हैं अननोन लोग हैं, कहीं से आए थे, नए लोग दिखने लगे, उसके लिए है? और हमें तो याद है ना, अभी कुछ समय पहले ही तो नोएडा में अचानक एक जगह बवाल हो गया, तो पता चला कि बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो लोग आए हुए थे, शरणार्थी कह लीजिए या घुसपैठी कह लीजिए, उनकी वजह से अचानक पूरी बस्ती सोसाइटी के सामने आकर खड़ी हो गई। तो जहां भी आपको कानून व्यवस्था की दिक्कत होगी, जहां भी आपको संपत्ति की समस्या होगी, जहां भी आपको अपनी पहचान का संकट होने लगेगा, वहां वो मुद्दा है, और बंगाल में ये बड़ा मुद्दा है। आसाम में भी बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आसाम के अंदर भी ये घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और वहां पर तो कितना हिंसक वारदातें हुई है। मुझे लग रहा है एनआरसी और सीए बंगाल जैसे के साथ साथ आसाम जैसे के लिए भी बहुत जरूरी है, पूरे देश के लिए जरूरी है। जहां जो बॉर्डर लगी हुई है, जहां से जो घुसपैठिए गुजर रहे हैं, और वहां का जो बैलेंस बिगाड़ रहा है, आसाम में इस बारे में हम भुगत चुके हैं। बंगाल लगभग तैयार हो चुका है। आसाम में तो आंदोलन हुए इस बात के लिए, बिल्कुल। लेकिन आप लागू नहीं कर पा रहे। ऐसा उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती है, चैलेंज भी है कि भाई आपने बड़ा चैलेंज कि आप कानून बना तो दिया, अब इसको लागू भी करके दिखाइए ना। आप इसमें सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विरोध की वजह से आपको अपने पैर पीछे करने पड़े इस पर। ये कह लीजिए उस वक्त कोविड आ गया था, तो एक वो हो गया कि उस वजह से ठंडे बस्ते में चला बहुत आसान होता तो पिछली बार ही लागू हो जाता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन आज जब अमित शाह बार बार बोल रहे कि बंगाल में जाकर वो कह रहे हैं कि भाई ये सीए लागू होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया है, और हो सकता है मुझे कि 2024 के चुनाव के पहले केंद्र सरकार इस कानून को पूरे देश में लागू कर दे। बहुत चर्चा तो थी कि जो स्पेशल सत्र हुआ अभी उसमें करेंगे, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, उस तब से ये देखिए इसकी हवा बननी तो शुरू हो गई है। अब इसको जब जैसे अभी वो रूल्स फ्रेम करने की डेडलाइन मैंने आपको बताया कि अब 30 मार्च जो है वो बना दी गई है, तो उम्मीद करें कि 24 के इलेक्शन से पहले इस पर एक्शन होगा। देखिए, ये देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कौन हमारे देश के नागरिक हैं, कौन नहीं है। और जैसा कि इस चर्चा में हुआ कि सीए के जरिए हम उन लोगों को जो
बाहर से जो हैं हिंदू या फिर जैन या फिर सिख या बाकी लोग जो हैं या बौद्ध जो भी देश के अंदर आए हैं और उनको बाहर से सताया गया तब वो भारत में आए, तो उनकी नागरिकता भी हमारे देश में ज़रूरी है कि उनको नागरिकता दी जाए ताकि उनको वो अधिकार मिल सकें जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं, या अपने जीवन यापन के लिए वो अधिकार उनके लिए ज़रूरी है, ये हो सके। हमने देखिए, मुझे राजस्थान का पता है कि जो शरणार्थी वहाँ से हिंदू शरणार्थी जो हैं वो आए राजस्थान में, उनकी क्या स्थिति है, बड़ी मुश्किल विकट स्थिति है, ना आप काम कर सकते हैं ना शिक्षा दिला सकते हैं, बहुत विकट स्थिति है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम जल्द से जल्द लागू करें, और मुझे लगता है मार्च में जब ये फ्रेम हो जाएंगे रूल्स वगैरह उसके बाद ये लागू हो। पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो जो हिंदू शरणार्थियों वाला जो प्रभाव वाला इलाका है वो माना जाता है बंगाल की लगभग 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कुल 292 में से, जिस पर जिनका उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, और कुल ज्यादा 120 तक सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी प्रेजेंस है। लेकिन इसके काउंटर में देखिए 100 के करीब ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां सीधे सीधे मुस्लिम वोटर का, मुस्लिम रिहाइश रहने वालों का, मुसलमानों का प्रभुत्व है, और उसमें भारत के नागरिक भी हैं और उसमें घुसपैठिए भी हैं। तो उनको तो ये पूरी तरीके से सूट करता है कि ममता बनर्जी के साथ रहें। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बड़ा डिवाइडेड हाउस है ये पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी यूं ही इतनी मजबूत नहीं है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, अगर ममता बनर्जी की पूरी राजनीति जो है देखिए वो टिकी हुई है। अब वहाँ पे ना तो कांग्रेस का कोई प्रभाव रहा है, ना लेफ्ट का कोई सीटें ही नहीं है, तो क्या प्रभाव वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट का बचा हुआ है। सीधी लड़ाई जो है बीजेपी और ममता बनर्जी के भीतर है। वो ये देख रही हैं कि बीजेपी को किस तरह से, मैं वहाँ पे एक बात हो रही थी कुछ वहाँ पे जो रिजर्व सीटें हैं उसका मैं आंकड़ा दे रहा था, तो रिजर्व सीटों में से जो SC ST के लिए रिजर्व सीटें हैं उसमें से भी अगर 40 कुछ सीटें जो है ममता बनर्जी को मिली हैं तो 35 के आसपास, 32-35 के आसपास बीजेपी को मिली थी। तो एक बात साफ है कि बीजेपी में पूरे देश में जो एक बात हो रही है कि हिंदू अम्ब्रेला के अंदर जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न समुदाय हैं, वो अगर वोट करते हैं, और जो पश्चिम बंगाल में होने की दिखाई दे रहा है हमें कि एक पोलराइजेशन का वोट होगा, तो ऐसे में ममता बनर्जी को अपनी दिक्कतें साफ दिखाई देती। बीजेपी को इसका फायदा होगा। सर ब्रेक का वक्त हो गया मेरे लिए। हाँ प्लीज। मुझे लगता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी समस्या है कि कोई स्थानीय बड़ा चेहरा नहीं जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके। बंगाल के वोटिंग में एक पैटर्न भी रहता है कि बंगला प्राइड जो रहता है कि बंगाल के लोगों को जो अपना प्राइड है। मुझे लग रहा है अमित शाह और मोदी के कितने भी चुनाव प्रचार अभियान के बाद जब तक वहाँ का कोई स्थानीय नेता जिससे बंगाल प्राइड वहाँ की जनता देख सके वह भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, तब तक ममता बनर्जी को बंगाल में हराना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। अब बीजेपी के लिए जहां चुनौती है तो वहां अवसर भी दिखाई देता है पश्चिम बंगाल के अंदर की स्कोप है कि आप अपना फुटप्रिंट और बढ़ा सकते हैं। आज वक्त इतना ही कहानी कुर्सी की में था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक और 3 बजे देखेंगे राजधर्म, कण कण में राम और सज गया अयोध्या धाम। राम मंदिर की इनसाइड फोटोज, सबसे नए एक्सक्लूसिव वीडियोस देखिएगा दोपहर 3 बजे।